हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी 28 जनवरी की कौन सी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अपने आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक की जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है वो सभी अपने कर लिया है। तो जितनी भी शिफ्ट एनटीपीसी सीवीटी 1 की शिफ्ट है ये, तो अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इनकी प्लेलिस्ट दोस्तों अलग बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके टेस्ट लगाएं और अपनी तैयारी को बेहतर करें। दोस्तों पीवाईक्यू सीरीज को कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि काफी क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आते हैं। आपने इतने टेस्ट लगाए हैं तो उनमें देखा होगा कि बहुत सारे सवाल है जो कैलकुलेशन बस करनी पड़ती है, बाकी सेम टाइप के सवाल आ रहे हैं, उतना ही बहुत हो जाता है दोस्तों। एक ही टाइप के अगर सवाल मिल रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, फिर आपका बस कैलकुलेशन करना होता है, बाकी चीजें आपकी दिमाग में होता है कि हाँ इस कॉन्सेप्ट में सवाल आया हुआ है। तो अच्छे से पीवाईक्यू लगाओ दोस्तों। इसके अलावा एएलपी के सीवीटी 1 और सीवीटी 2 दोनों की क्लासेस मैंने करवा रखी है दोस्तों। इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इन प्लेलिस्ट में जाके टेस्ट लगा सकते हैं, चैनल पे विजिट करो। एनटीपीसी की भी दोनों कौन सी एनटीपीसी की सीवीटी 1 और सीवीटी 2 दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से भी टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा एएलपी के लिए दोस्तों स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैंने मॉक टेस्ट की, तो वो मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएं। वो आपको सीवीटी 1 के अकॉर्डिंग मैं उसमें करवा रहा हूँ। एसएससी के क्वेश्चन, रेलवे में और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सारे मिक्स करवा रहा हूँ, ताकि आपकी बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने ये सीरीज अच्छे से लगाई है तो। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसमें काफी अच्छे अच्छे सवाल है, ध्यान से समझना दोस्तों। कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज होते जाएंगे और मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता जाऊंगा। ओके, तो क्लास को पूरी देखना अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को रोक के, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो। उसके बाद आप क्वेश्चन को, उसका सॉल्यूशन देखा करो। नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, बी 8 घंटे में भर सकता है और सी 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोस्तों ये खाली करने वाला है तीसरा, ये दोनों भरने वाले हैं। टोटल एफ की इसका टोटल वर्क कितना आएगा 24, 6 चौके 24 प्लस है भरने वाला, प्लस लगा लो। 8 दिए 24 प्लस 4 छके 24 माइनस खाली करने वाला है। अब कहते हैं सभी नलों को एक साथ खोल दिया। ठीक है, देखो तीनों को एक साथ खोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ए प्लस बी 4 और 3 7 काम करेंगे, ये एक काम 6 काम कर माइनस कर देगा, 6 पानी बाहर निकाल देगा। तो कितना काम होगा ओवरऑल, 1 घंटे में एक ही काम होगा, वो भी भरा जाएगा। ये देखना है प्लस हो रहा है या माइनस, क्योंकि देखो प्लस के साथ है, माइनस का ये 6 है तो एक प्लस का बचेगा, मतलब भरेगी टंकी। तो 24 काम करना है, 1 घंटे में एक काम होता रहेगा, तो कितने घंटे लग जाएंगे 24। नेक्स्ट, एक सेना शिविर में 425 पुरुषों के लिए 430 दिनों की खाद्य सामग्री थी। दोस्तों जब भी इस प्रकार का सवाल हो, आप डायरेक्ट साथ साथ में बढ़ाते चलो। 425 पुरुषों के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, इतना था। हालांकि शिविर में 375 पुरुषों ने भाग लिया। ठीक है, अब देखो इसकी जगह 375 ही मेल आए। देखो एमडीएच वाला फॉर्मूला, ये एमडी M1D1 बराबर M2D2 वाला। ठीक है, उस फॉर्मूले से ये बोला है कि ये खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, ये दिन निकालने थे आपको। वो आपको पता है 425 पुरुषों के लिए है ना, 30 दिन के लिए थी। 375 ही आई तो ज्यादा दिन तक चलेगी ना। इस प्रकार 25 दूना 25 एकम 25, 25 पांच 125 और 25 एकम 25, 25 सात 176, 15 दुआ 30, तो 17 दूना 34। ठीक है, ओ सॉरी 20 नहीं है ना, 17 दूना 34, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 34 दिन। नेक्स्ट, एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार के पाद बिंदु की ओर आ रही दो कारों, जो एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर है, को देखे जाने पर बने अवनमन कोण अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि अल्फा बीटा से बड़ा है। टेन अल्फा इक्वल टू √3, टेन बीटा इक्वल टू 1/√3। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अब यहाँ से आपको दो चीजें सीखनी चाहिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको दिया हुआ है कि एक मीनार है,
ठीक है। इस मीनार से आपको एक दे दिया कि एक मीनार से एक पॉइंट ये है, यहाँ पे कार है, एक इस पॉइंट से यहाँ पर एक कार दे रखी है, इस पॉइंट से इन दोनों के कोण दे रखे, यहाँ बन रहा है अल्फा और यहाँ बनेगा बीटा। क्यों दोस्तों? अल्फा बड़ा है किससे? अल्फा बड़ा है बीटा से। तो जितना बड़ा कोण होगा वो मीनार के पास बनता जाएगा। बात समझ आ गई ना? छोटा कोण है तो मीनार से उतना दूर बनता जाएगा। ये दूरी दे रखी है, दोनों कारों के बीच की दूरी 120 मीटर। अब आपको और क्या चीज दे रखी है? tan अल्फा इक्वल टू दे रखा है √3 और tan बीटा इक्वल टू दे रखा है दोस्तों आपको क्या? 1/√3। इसमें लगाओगे तो लंब बटे आधार होगा, इसमें भी लंब बटे आधार होता है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग देखो अलग अलग चीज बनेगी। आपको देखो इनमें कॉमन क्या चीज है, पहले तो ये देखो। आप बोलो सर दोनों में मीनार की जो भी लंबाई आएगी ना ये कॉमन है, बराबर होनी चाहिए। अब मेरे को बताओ, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। यहाँ बनाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे लंब है, यहाँ भी लंब है, ये लंब है, ये रहा, ये दोनों में कॉमन है, सेम होना चाहिए। यहाँ √3 है, यहाँ पे 1 है, क्या बराबर नहीं कर सकते क्या? आप बोलो सर नीचे वाले को इसको इस सिर वाले रेशियो को √3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे तो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये √3/1 था, इसमें मैंने क्या किया, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दिया तो ऊपर बनेगा √3, नीचे बन गया दोस्तों 3। क्या बात समझ में आई क्या? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप इस प्रकार करोगे, ठीक है। इसका मतलब आपकी L की वैल्यू दोस्तों कितनी है? देखो √3 है, ये आ गई आपकी √3 आ गई। अब देखो A आधार, देखो tan बीटा कोण बन रहा है, कहां से बन रहा है? यहां से लेके यहां तक बन रहा है, तो ये पूरी लेंथ आएगी, कितनी है? देखो 3 बीटा वाले के लिए, तो ये पूरी लेंथ आ गई दोस्तों 3 आ गई। बात समझ में आई क्या? इसके अलावा मेरे को बताओ, इसमें tan अल्फा वाले में आधार कितना है? 1। इसका मतलब tan अल्फा वाला ये रहा, इसका आधार कितना है? ये रहा, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। अब आप देखो पूरी 3 है, ये 1 है, तो ये कितनी बचेगी? 2, तो 2 की वैल्यू 120, 2 की वैल्यू 120। आपको पूछा मीनार की ऊंचाई √3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो 120 डिवाइड बाई 2 इंटू में √3, 2 से काटा 60, √3 इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूरा मैंने अच्छे से आराम से समझा दिया दोस्तों। वह छोटी से छोटी बिन ज्ञात कीजिए जिसे इस प्रकार के पूरे फंक्शन में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण संख्या हो। इसका मतलब दोस्तों इनको ऐड करो, 3 और 6 9, 4 13, 18 और 7 25, 25 बनेगा, प्लस 2/3 7/12 प्लस 9/36 है ना, इसको आप क्या करो 1/4 लिख लो, क्या दिक्कत है, काट दो, जितना छोटा होता है। इसको तो पूरे को लिख दिया, ये भी लिख दिया, 1/12 बच गया। अब देखो नीचे वालों का इनका एलसीएम लो, कितना आएगा? ये 25 अलग पड़ा है, कितना आएगा? 12 आएगा एलसीएम। तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 12 एकम 12 7 आ गया, 4 तिये 12 3 आ गया, और 12 एकम 12 1 आ गया, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19। इसका मतलब क्या हुआ? 25 प्लस ये आएगा दोस्तों 19/12। पूरा पूरा डिवाइड और जा रहा है, मतलब एक बार 12 एकम 12 7 बचेगा, ये पूरा पूरा पूर्णांक संख्या बन गई। तो फ्रैक्शन कौन सी है? ये तो पूर्णांक संख्या है फ्रैक्शन। इसमें कितना ऐड करेंगे आप कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग नहीं सॉरी पूर्णांक संख्या बन जाए? आप बोलो सर इसमें 5/12 ऐड कर देंगे, 7 और 5 12/12 1 बन जाएगा पूरा, तो आंसर आ जाएगा इसका 5/12। अगर यहाँ पे इस प्रकार आ जाता 3/5 तो बताओ कितना ऐड करते? आप बोलते सर देखो इनका अंतर 2/5 ऐड करते। अगर आपके पास 4/9 आता तो इनका अंतर 5/9 ऐड करते। बस यही करना था। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, देखो काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, काफी बार मैंने आपको करवा भी दिए है, आपको बताया है कि ऊपर नीचे इनमें परिमेयकरण कर लिया करो। तो इसका चिन्ह प्लस का है तो ऊपर नीचे माइनस वालों का गुणा कर दो, तो ऊपर क्या बनेगा? 3√5 माइनस 5। यहाँ पे देखो ऊपर गुणा करो माइनस वाली संख्या से तो ये स्क्वायर बन जाएगी, 2 बार आएगी ना, एक बार यहाँ पर भी आएगी। अब देखो नीचे a+b और a-b बन जाएगा जब अपोजिट चिन्ह का गुणा करोगे, तो नीचे क्या आएगा? 3√5 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर क्या है? ये तो आना ही है a प्लस का b√5। अब इसको सोल्व करो, a का स्क्वायर कितना आएगा? 3√5 का स्क्वायर, 3 तिये 9 और 9 5 45, ये तो 45 हो गया, माइनस का 25, माइनस नहीं प्लस,
माइनस का 2ab, 2 इंटू ए ये हो गया और बी ये हो गया, बस 5 दिए 15 दूना 30 रूट 5 आ जाएगा। तो 45 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 और 20 70, तो 70 माइनस 15 दूना 30 और अंडर रूट 5 डिवाइड बाई इसका कितना आएगा, ये देखो 45 आया हुआ है, ये 25 आया हुआ है, तो इनका अंतर आएगा 20। ठीक है, बराबर में ये आना, इसको सोल्व कर लो एक बार। तो ये आएगा 7/2 आएगा। देखो 70/20 बनेगा ना, इसका इसमें भी डिवाइड कर दो, इसमें भी कर दो, दो पद है ना, प्लस माइनस होते हैं तो दो पद बन जाते हैं। माइनस ये हो जाएगा 3/2 रूट 5 बराबर में a प्लस का b रूट 5। अब देखो रूट 5 के साथ में b है, ठीक है, प्लस का b, यहाँ पे रूट 5 के साथ में क्या है, माइनस का 3/2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 आ गई, किसकी, माइनस की। अगर a की वैल्यू पूछी होती तो क्या होती, ये डायरेक्ट 7/2। नेक्स्ट, एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा जमीन पर इसके पाद बिंदु से 6 मीटर दूर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करता है, पेड़ की ऊंचाई बताओ। देखो दोस्तों, आपको एक पेड़ दिया हुआ है, मान लो ये, ठीक है, इसकी ऊंचाई जो भी है। अब ये टूट गया कहां से, बीच में से टूटेगा और कहां से टूटेगा, बीच में से टूटेगा, यहाँ टूटे, मान लो इस पॉइंट से टूट गया ये, है ना, या इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे टूट गया, यहां से लेके यहां तक, इस प्रकार। सवाल सोल्व करने दोस्तों, डायग्राम पे मत जाना। ये मान लो यहाँ से थीटा कोण बना रहा है, जो भी है, जरूरी नहीं है थीटा की। ये कहता है कि पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से, इसका मतलब ये 8 मीटर ऊंचाई से टूट रहा है, तो ऊंचाई तो दे दी आपको, ये दी, ठीक है। इसका ऊपरी सिरा जमीन को इसके पाद बिंदु से 6 मीटर दूर, ये दूरी कितनी है इसकी, 6 मीटर है, भी इसके पाद बिंदु से 6 मीटर की दूरी पर इसका ऊपरी सिरा, ये सिरा यहाँ आ गया टूट के, समझ में आई क्या बात है, तो यहाँ छूता है 6। अब आप देखो समकोण त्रिभुज है, 6 8 10 ट्रिपलेट बनेगा, नहीं तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर से इसकी 10 वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पूछे है कि पेड़ की ऊंचाई, देखो 8 मीटर तो यहाँ तक था, 10 ये आ गया, मतलब ये हिस्सा यहाँ ले जाओगे खड़ा करके तो ये 10 बनेगा पूरा। इस प्रकार मत देखना कि छोटा है, ये दोस्तों डायग्राम वैसे ही बना हुआ है, तो 10 और 8 कितनी हो जाएगी, 18। नेक्स्ट, इनको दोस्तों देखो मल्टीप्लाई तो सेम आना 31 25, बाकी बात रही पॉइंट्स की, है ना, डेसिमल की। 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, नीचे 100 आएगा और इसमें 2 जीरो है, ये कट जाएगी इस पॉइंट से। कितने बच गए, 1 2 3 बच गया, तो एक ये हो गया, 4 हो गए, तो 4 अंक छोड़ के डेसिमल आना चाहिए, 4 अंक छोड़ के ये रहा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, 84 रुपए प्रति दर्जन की दर से केक बेचने पर एक बेकर 12% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक केक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो यहाँ देखो, देखने वाली चीज तो ये है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 84 रुपए प्रति दर्जन बेचने, विक्रय मूल्य 112 की वैल्यू होगी, 120 की निकाल दो, है ना, 120 पर, तो 28 दिए 84, 28 चौके 112, 4 से इसको काटा कितना आ गया, 30, 30 दिए 90, है ना। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, चलो ठीक बात है, ये से भी निकाल सकते हो। ये 12 का है दोस्तों, एक का निकालना है तो 12 का डिवाइड कर दो, क्योंकि प्रति एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होती है कोई भी चीज, तो 12 7 84, 7 पॉइंट समथिंग आए, तो आंसर हो गया। बाकी आप इसको पहले भी कर सकते हो। बाकी ये गलत कहाँ हो सकता था, अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया होता 90 रुपए, है ना, तो आपका आंसर, आप 90 रुपए लगाते आगे निकल जाते तो वो हो जाता गलत, क्योंकि आपको प्रत्येक का पूछे, मतलब एक की वैल्यू पूछी है। ये तो 12 की वैल्यू आ गई थी 90 रुपए, एक के निकालने के लिए अगले 12 का डिवाइड कर दिया तो 7 पॉइंट समथिंग आ गया। वैसे आप 84 रुपए प्रति दर्जन है, एक का निकालोगे तो ये आगे 7 रुपए प्रति दर्जन। इसको आप 112 की वैल्यू है इंटू 120 कर दो, चीजें तो सेम आएगी, 16 7 112, 4 चौके 16, 4 से काटा 30, इसको काटोगे तो 7.5 आंसर है आ जाएगा। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ ए 80 सेंटीमीटर वाइड रोड रोलर इज 77। दोस्तों रेडियस दे रखी है 77 और इसका 80 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है दोस्तों, 80 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में सारी। फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन that the roller will take to cover an area 96.8 मीटर स्क्वायर। देखो आपको एरिया दे रखा है दोस्तों, कितना, 96.8 मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो इसको 100 इंटू 100 से गुना कर दो, क्यों, ये मीटर स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ओके, ये एरिया बन गया, इसका पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 968,000 बचेगी ना, ये एरिया हो गया। अब कहता है कितने चक्कर निकालने आपको, तो देखो एक रोड रोलर है, इसका मतलब आपके पास इस प्रकार का होगा, आपने देखा होगा जो बेलनाकार बनता है, रोड रोलर होता है जो,
इसकी त्रिज्या दे रखी है आर की वैल्यू दोस्तों कितनी 77, इसकी चौड़ाई दे रखी है, मतलब ये है कि कितना चौड़ा है ये, इसकी लंबाई को अपनी चौड़ाई बोल सकते हैं, ये 80 सेंटीमीटर है। तो एक बार में ये कितना कवर करता जाएगा, इस प्रकार इसको घुमाते जाओगे रोड पर, एरिया कितना कवर करता जाएगा, आप बोलोगे सर ये एरिया तो यही कवर करेगा, है ना, इसके जो इसका क्या हो, कौन सा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल से। जब आपने सड़क बनाते हैं तो उसका जो आगे टायर होता है बहुत चौड़ा होता है, उसको देखा होगा, इसके ये बीच वाला पार्ट थोड़ी कोई काम करता है, ये वाला, इसके जो ये पार्ट है ये बार बार घूमता रहता है, इस प्रकार घूमता है ना, तो ये एरिया कितना कवर करता है, कितने चक्कर में ये इतना एरिया कवर कर देगा, इसका निकालो। तो 968 इंटू 000 लिख लो इसको अलग से, नीचे क्या आएगा 2 पाई आर कवर करेगा ना, 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 77 इंटू में चौड़ाई, एच की वैल्यू कितनी है, हाइट, इसकी हाइट बोल सकते हो इसको 80। अब इसको काटो, कितना आएगा, 7 से काटा 11 आ गया, 11 से इसको काटो 88, 11 8 88, 22 दूनी 44 दूनी 88 हो गया, 2 से इसको काट दिया 40 हो गया, 0 से 0 कट गया, 4 से इसको काटा 25, तो आंसर आ गया 25। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3 घटाने पर प्रत्येक प्राप्त संख्या 21, 24, 30, 45 से डिविजिबल है। दोस्तों ये सवाल में से गलत हो सकता है, दिया हुआ है, अपने इसको चेक करेंगे, देखो 3 इंटू 10 30, इस प्रकार कि कोई संख्या है छोटी से छोटी संख्या ये दे रखी है, इनमें से आप 3 घटाओगे तो ये आएगा 880, ये आएगा 3 घटाओगे तो 840, ये आएगा 3 घटाओगे तो दोस्तों कितना 977, ये 3 घटाओगे तो 800 कितना आएगा 57 आएगा। अब देखो इनसे प्राप्त संख्या जो भी संख्या आई है ये 3 घटाने पर, ये 21 से 24 से 30 से 45 से डिविजिबल होनी चाहिए। पहली बात बताओ 30 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो क्या ये दोनों संख्या कट गई, क्या इकाई अंक 0 नहीं है, तो मतलब ये 10 इससे डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर ये दोनों नहीं होगी, पहला बात तो यही। दूसरी बात दोस्तों, अब इसमें चेक करेंगे ये दोनों है 10 से कटने वाली, 3 से देखो क्या ये 3 से कट रहा है, कि 8 और 8 16, इसके अंकों का योग 16, क्या 3 से डिविजिबल है, क्या नहीं है, तो ये नहीं होगी, तो आंसर होगा ये। लेकिन दोस्तों जब अपने चेक करते हैं इसको 45 से, तो ये 45 से डिविजिबल नहीं है, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक दी हुई, या तो 45 की जगह कुछ और देना था, या 45 नहीं देना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, व्यंजक 4 से ही इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो सबसे पहले इसके अंदर वाले को सोल्व करो, 10 है तो इसको 10 बनाए, 2 से गुणा किया 4 और 3 7/10 बनेगा यहाँ से, ठीक है, और 5/6 माइनस 7/10, ये इसके ब्रैकेट के अंदर हो गया, 10 5 50 और 7 6 42, तो 8 बटे कितना हो गया 60 हो जाएगा, 8 बटे कितना बच गया 60, और 2 2 4 और 1 5/2 हो गया, इसको 30 से गुणा कर दो, इसको भी 30 से, तो 150 में से 8 जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 142 बटे कितना 60, और फिर ये इसमें से ये घटाना है, तो 40 और 1 41 बटे कितना आ गया 10 आ गया, इसको मैं 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लूं क्योंकि 60 बन जाएगा, आसान हो जाएगा सोल्व करना। देखो नीचे हर सेम हो गया ना, तो ये हो जाएगा 6 6 चौके 24, 246 में से 142 माइनस करो, ये 4 0 1 104 बटे 60, 4 से इसको काटो 15 आ गया, और ये आ गया 26, तो 26 बटे 15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 23 40 57 108 में से प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त शेष समानुपात में हो। दोस्तों आपको देखो 23 40 57 108, आपको बोल रहा है क्या घटाएं प्रत्येक में से कि समानुपात में हो जाए। देखो 23 में से कहता है कि x मान लो घटा दिया आपने, और 40 में से भी आपने x घटा दिया, समानुपात का मतलब इन दोनों में से जो घटाया है वो भी इन दोनों में से घटा रहे हो, इनका अनुपात बराबर आना चाहिए, समानुपात यही है, तो 57 माइनस का x डिवाइड कितना होना चाहिए 108 माइनस x। अब देखो क्या घटाना चाहिए, आप ऑप्शन से पुट करो, 4 पुट करके देखो यहाँ पे, तो 23 में से 4 गया 19, और 40 में से 4 गया 36, 19/36 रेशो आना चाहिए, कट नहीं रहा, यहाँ भी 4 पुट करो, कितना आएगा 57 में से 4 गया 53, और 108 में से 4 गया 104, ये नहीं कट रहे, बराबर आ रहे हैं क्या रेशो, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत है। 6 पुट करके देखो, 6 किया तो कितना आएगा 17, 6 किया तो कितना आएगा 34, अब देखो इसको काटोगे तो 1/2 आएगा, इसी प्रकार इसमें 6 किया तो 51, इसमें 6 किया तो 102, इसको काटो 17 3 51, 17 6 102, और ये हो गया 1/2, देखो 1/2 बराबर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला। ओके, इसका यही तरीका होता है। नेक्स्ट,
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 76, 151, 226 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। दोस्तों देखो, आपको अगर ये दिया होता डायरेक्ट, इसमें शेषफल दिया नहीं है कि कितना घटाना है, समान होना चाहिए, मतलब प्रत्येक में समान शेषफल बचना चाहिए। तो इसको आपको करने का तरीका ये है कि 176, 151 और 226 इनका क्या लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। इनका अंतर करो, कितना आएगा 75, इनका अंतर करो 75। इसी प्रकार पहले और तीसरे का अंतर करोगे तो कितना आएगा 150 आएगा। अब जो अंतर आया इनका आप क्या करो, एचसीएफ निकाल दो। तो देखो 75, 75, 150 का एचसीएफ कितना आएगा 275। ये तो हो गया इसका आंसर। अब दोस्तों मैंने कुछ चीजें आपके लिए समझाने के लिए लिखी कि ये क्यों हुआ। देखो जैसे मान लो एक सवाल देखो, किसी संख्या में 14, 20, 26 को भाग देने पर किसी संख्या से प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है तो वह संख्या। तो आप क्या करते हो, आप बोलो सर 14, इसको मैं थोड़ा सा, आप बोलो सर 14, 12 और 14, 20 है और कितनी है 26 है। प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचना चाहिए इसी संख्या का। आप बोलो सर इसमें से 2 घटा दो तीनों में से, प्रत्येक स्थिति में कितना बच गया, ये 12 आ गया, ये 18 आ गया और ये कितना आ गया 24। अब आप इनका एचसीएफ निकालना है तो 12, इनका अंतर 6, इसका अंतर 6 और इनका अंतर 12। अब अंतर का एचसीएफ निकालोगे तो कितना आ गया 6, आंसर आ गया आपका। लेकिन अब की बार आपको ये नहीं दिया, अगर ये ना दिया होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे आर लिख देता। तो आप क्या करते 14 माइनस आर, है ना, ये देखो। इसके बाद इसमें क्या करते दोस्तों 20 माइनस आर, यहाँ पे क्या करते 26 माइनस आर। फिर इनका अंतर निकालते तो अंतर कितना आता, अंतर देखो 20 माइनस आर माइनस 14 और ये प्लस आर हो जाएगा। अंतर करो, ये आर से आर कट गया, इनका अंतर 6 आएगा। इसी प्रकार इसका अंतर भी 6 आएगा, इसका अंतर भी कितना आएगा 12 आएगा। तो ये चीज वही बन जाती है जो अभी समझाया, ये देखो 6, 6, 12। सेम सवाल मैंने यहाँ बताया 76 आर शेषफल बच रहा है ना, ये आर समान शेषफल बचना चाहिए तो आर आर घटा तो इसमें से ये आया। इसमें देखो आपने डिफरेंस लिया इन दोनों का, 151 माइनस आर में से माइनस करोगे तो माइनस, ये तो माइनस हो जाएगा, अंदर वाला प्लस हो जाता है। इसी प्रकार इनका डिफरेंस 75 आएगा। पहले और तीसरे का डिफरेंस करोगे तो 150 आएगा, आर कट जाता है तो 75, 75, 150 बचता है। इसका एचसीएफ निकालना है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट इसमें समझा दिया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये आपको पूछा है दोस्तों। ये PYQ काफी एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये ना है, बहुत सारे एग्जाम में आया और एनटीपीसी में भी ये कम से कम 1-2 बार रिपीट हो गया है ना। तो देखो इसको क्या करना है आपको, यहाँ सबके साथ में प्लस ऐड करना है, एक्स क्या करना है दोस्तों, एक्स ऐड करना है। ये एक समीकरण, इसमें दोनों साइड में एक्स ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई बनेगा प्लस जेड। यहाँ देखो वाई प्लस जेड था, एक्स ऐड कर दिए दोनों साइड तो ये बन गया। यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1 बचेगा इक्वल टू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी को, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से आपको देखो, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 1/x प्लस 1 चाहिए। तो ये देखो x प्लस 1 है, इसको आप यहाँ ले आओ, x अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1/x प्लस 1 बच गया, ठीक है। आपने पहले से ये निकाल लिया। दूसरा करोगे इसमें क्या आएगा, y अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा बराबर में 1/y प्लस 1 बनेगा, ये दूसरा बन जाएगा। सेम प्रकार से यहाँ पर y ऐड करना है दोनों में, इसमें z ऐड करोगे तो क्या बनेगा, z अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 में z प्लस 1 बनेगा। अब देखो इन तीनों को ऐड करना है तो यहाँ तीनों को ऐड करो, x अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो इसकी जगह ये पुट कर दिया, इसकी जगह ये पुट कर दिया, इसकी जगह ये पुट कर दिया, जो इनकी वैल्यू है। अब देखो नीचे एलसीएम सेम आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को ऐड कर दो ऊपर वालों को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इस कट जाएगा आपस में, वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। नेक्स्ट, एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित की जाती है। 2 क्रमिक वर्षों में ब्याज दर 225 और 236.25 था, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों ये सवाल आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं पहले मैं, फिर आपको इसको समझाता हूं। 2 क्रमिक वर्षों का मतलब हो गया दोस्तों कितने साल, आपका आंसर आएगा सर 2 साल, तो 2 साल आपका गलत। 2 क्रमिक वर्षों, 2 कॉन्टिन्यू ईयर का मतलब हो गया दोस्तों
कि जैसे 2019 और 20 दो क्रमिक वर्ष है, तो अंतर कितना है इनका, 1 साल का गैप है। 2020 और 2021 कितना, 1 साल आ गया क्रमिक वर्ष। 2021-22 क्रमिक वर्ष, 2050-51 क्रमिक वर्ष 1 साल होगा, 2062-63 क्रमिक वर्ष 1 साल होगा, है ना। तो इनका मतलब दो क्रमिक वर्षों का मतलब हो गया इनका बीच में 1 ही साल गैप आता है। तो प्रत्येक साल में देखो, यहाँ देखो मैंने एग्जांपल लिया 10,000 रुपए की राशि 10% की दर से 4 साल के लिए, ठीक है। पहले साल देखो 10,000 का 10% की दर से ब्याज मिला कितना, 1,000 रुपए, फिर 1,100 रुपए, 1,210, 1,331, कैसे बढ़ा बताओ। तो दो क्रमिक वर्षों में देखो मैंने 2 क्रमिक वर्ष ले लिया, इसका मतलब 1 साल है। और आपकी दर भी क्या होती है 1 साल, मतलब 1,000 से 1,100 हो गया, इसको काटोगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 से कितना हो रहा है 11, इसका मतलब 1 का ब्याज मिला 10 पर, गुणा में 100 में से कितना मिला, आप बोलोगे 10% आएगा, ठीक है। फिर इस क्रमिक वर्ष में आ जाओ, 1100 और 1210 में, इसमें 1 जीरो कट जाएगी, 110 से 121 हुआ, 11 रुपये ब्याज मिला किस पर, 110 पर, गुणा में 100, यहां से काटोगे तो 10% दर आएगी। इसी प्रकार इसके अंदर भी करोगे तो भी 10% दर आएगी। आगे आप क्रमिक वर्षों में करते जाओगे तो 10% दर आएगी। क्या बात समझे क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 10% ब्याज लगा ये पिछले, ये प्रिंसिपल बन जाता है अगले साल के लिए। देखो 1331, इस पर 10% की दर से ब्याज बढ़ाओगे तो ये बन जाएगा, ओके, ठीक है ना। तो हर साल ये अपना 11/10 गुणा होता रहेगा, क्योंकि 10% दर है, 1/10, 10 रुपए पर 1 रुपये ब्याज मिलता जाएगा, तो 11/10, ये भी 11/10। आपको बताया था ना जीपी में चलता है, तो ये देखो जीपी में चल रहा है। अब ये सवाल दिया हुआ है आपको, ये रहा 225 रुपये है, मान लो ये कोई भी साल था, 2020 में था, और 2021 में ये कितने हो गए, 236.25 हो गए। अब बताओ ये 2 अंक छोड़ के डेसिमल इस पॉइंट को उठा दो, तो यहाँ डबल जीरो लगा दो, क्योंकि 100 से गुणा कर दो दोनों साइड में, या नीचे 100 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। अब इसको, ये 1 ही साल का टाइम है दोस्तों, अगर 2 साल का होता तो अपने स्क्वायर रूट करते, 3 साल होता तो क्यूब रूट करते, 4 साल होता तो पावर 1/4 करते है ना, 5 साल होता तो पावर 1/5 करते। और 1 ही साल है तो 1 साल में ब्याज देख लो यहाँ से कितना मिला है, इसको काट सकते हो अगर काटना हो तो। 25 से कट रहा है क्या, 15, ये 15 से कट रहा है, 15 15 225, ये 1500 हो जाएगा, 15 1 15, 8 और 86, 15 5 75, 5 और 6 11, 112, 15 7 105 और 15 5 75। देखो कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 75 रुपए, किस पर, 1500 पर, और 100 में से कितना मिलेगा, बस यही तो निकालना था। डबल जीरो से डबल जीरो, 15 5 75, तो ये आ जाएगा 5% इसकी दर। अगर दोस्तों मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको बोले 3 क्रमिक वर्षों में, आपको लिखा जाए 3 क्रमिक वर्षों में कोई धनराशि, कोई ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है दोस्तों 289 से, चल 289 नहीं देते, 225 रुपए से 400 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं आपको आता है या नहीं आता। अगर आपने मेरा सीआई की वीडियो वाला जो चैप्टर प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने यहाँ से पढ़ा है तो आपको ये सवाल आसानी से आप इसको कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है। देखो 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है, सबसे, आप बोलोगे सर सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की, फिर 101, फिर 102, इस प्रकार कहां से कहां तक होगी, आप बोलोगे सर 99, 999 तक होगी, 99 नहीं 999 तक, क्योंकि इसके बाद 1000 आएगा, वो 4 अंक बन जाएगा। ये पूछ रहा है 7 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचे। देखो पहली संख्या बताओ 3 अंकों की जो 7 से डिविजिबल होती है, तो आप बोलो सर 105 होती है, वो सबसे पहली संख्या होती है ना। वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, इनका अंतर करो, कितना आएगा 999 और 100 का अंतर आ गया 900, कितना 899, 7 से डिविजिबल 7 से कर दो, कितना आएगा 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 5 7 8 56, डेसिमल में है, डेसिमल को छोड़ दो, 128 आया तो आपका आंसर हो जाएगा 128। एक दूसरा तरीका है दोस्तों इसका, जो एपी से आप निकाल सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी से। सबसे पहली संख्या कौन सी है 3 अंकों की जो 7 से डिविजिबल है, 105। तो बताओ एक शेषफल बचाना है तो 106 वाली संख्या होगी कि नहीं होगी, बताओ
जब आप डिवाइड करोगे तो 1 शेषफल बचेगा, 106 में 7 का डिवाइड करोगे तो ये तो वो है पूरा पूरा डिवाइड जाए। लेकिन 1 शेषफल रखना है तो आप 106 लोगे, 2 शेषफल रखना हो तो 107 लोगे, इस प्रकार करना होता है। तो पहली संख्या 106 जो 1 शेषफल देगी, दूसरी फिर इसमें 7 ऐड करते जाओ, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, लास्ट निकाल लो। इसमें देखो 7 से डिवाइड करके देखो 999 को कौन सी संख्या आएगी, 7 एकम 7, 2 7 चौके 28, 1 7 दूनी 14, 5। इसका मतलब इसमें से 5 माइनस करोगे तो 994 आएगी जो 7 से कंप्लीट डिविजिबल है। लेकिन आपको एक शेषफल चाहिए तो 995 लेनी पड़ेगी। बात समझ आ गई ना। तो देखो अब कैसे निकालते हैं पदों की संख्या। n बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई, जिससे डिवाइड करना है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 7 का चल रहा है, चलेगा इन सभी में, 7 प्लस का 1, तो 995 माइनस 106 डिवाइड बाई कितना 7 प्लस 1, इसको हल करोगे तो 128 आपका डायरेक्ट आंसर आएगा कंप्लीट। नेक्स्ट, 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंबे को 5 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल देखो, 300 मीटर दूरी है, खंबे को पार करनी है, तो खंबे की दूरी 0 है तो ये 300 जाएगी, 5 से डिवाइड कर दो। ये मीटर प्रति सेकंड में आ गई, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5 से कर दो। इसको सोल्व करोगे आपकी स्पीड आ जाएगी 216 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समांतर भुजाएं 10 और 20 सेंटीमीटर है, असमांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। देखो आपको इस प्रकार दिया हुआ दोस्तों समलंब चतुर्भुज, इसकी असमांतर भुजाएं है वो 10-10 सेंटीमीटर है, सेम दी हुई है, और कह रहा है कि समांतर भुजाएं एक 10 है तो ये कितनी है 20 है। अब देखो यहां से आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करना होता है दोस्तों, इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए आपको। पहले भी मैंने एक सवाल करवाया, ये सा सेम सवाल आया था, ठीक है। अगर आपने सारे टेस्ट मेरे लगा रहे हो तो आपको ये सवाल दूसरा रिपीट हो रहा है, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। तभी मैं बोल रहा हूँ कोई भी क्लास छोड़ा मत करो दोस्तों, बीच क्लास में कोई बात नहीं होती, आपके लिए सारे की सारी क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपनी बात करते हैं। अब देखो ये पूरी 10 है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आपने बिल्कुल सीधा मिलाया यहाँ से, इसका मतलब ये दूरी भी कितनी होगी 10 होगी। बच गई कितनी, टोटल 20 थी यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो 10 है, तो ये इधर वाली कितनी होगी 5, तो ये भी कितनी होगी 5। देखो 10 तो ये होगी, 20 में से 10 माइनस कर दो 10 बची, आधी इधर वाले के लिए आधी इधर वाले के लिए, 5 5 होगी। अब आपको क्या करना है, ये निकालना है, इससे निकाल लो इससे निकाल लो, सेम ही चीज है। कैसे करोगे, समकोण त्रिभुज है, करंट स्क्वायर 10 के स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करो, इसका रूट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी 100 में से 25 के 75 का रूट करना है, 75 का मतलब 25 इंटू 3 5 रूट 3 आ जाएगा, तो ये आ गई दोस्तों 5 अंडर रूट 3। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, मतलब 10 और 20 30, इंटू बीच की दूरी 5 रूट 3 निकाल लिया आपने, इसको इससे काटा तो 15 और 15 5 75 अंडर रूट 3 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ओके दोस्तों। नेक्स्ट, अबीर 15% के लाभ पर कुणाल को एक वस्तु बेचता है, कुणाल इसे 10% के लाभ पर अमर को बेचता है, अमर इसके लिए 5060 का भुगतान करता है, इसका क्रय मूल्य मूल क्रय मूल्य कितना था। देखो अबीर ने मान लो खरीदा है सीपी, इसका सीपी क्रय मूल्य सीपी मान लिया, 15% के लाभ पर इसने बेच दिया 115/100, ठीक है। और वैसे भी दोस्तों मैंने आपको बताया है, अगर 15% का फ्रैक्शन पता है, आपको पता है कि 115/100 आएगा, तो आप डायरेक्ट दिमाग में काट लिया करो, 23/20 लिखो इसको। अब ये किसने खरीद लिया, कुणाल, कुणाल इसे 10% के, कुणाल का ये क्रय मूल्य है 10% का, मतलब 11/10 में बेचेगा, लाभ पर बेच रहा है, हानि पर होगा तो 9/10 हो जाएगा। अमर, अमर ने इसके 5060 दिए, इसने इतने रुपए दिए, इसको सोल्व करो, 11 से इसको काटो, 11 चौके 44, 11 66 जीरो, 23 से काटा 23 दूना 46। अब देखो 20 इंटू 200, 200 को 20 से गुना करोगे तो कितना आएगा 4000, तो इसका मूल सीपी कितना था 4000। नेक्स्ट, नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला खर्च न बढ़े। दोस्तों काफी बार सवाल करवाया हुआ है, 20% के इसके पेट्रोल के प्राइस में वृद्धि हुई है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पेट्रोल की कीमत 5 से 6 हुई, इसका ओवरऑल खर्चा ना बढ़े तो 6 से 5 कर दिया करो, 6 से 5, एक की कमी करनी होगी 6 पर, गुणा में कितना आ जाएगा 100%, तो 16 से 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या मिलियन में दी गई किस वर्ष में बिजली की खपत में 50% की वृद्धि हुई है। देखो यहाँ से आपको चेक करना है किस वर्ष में, 2016, 17, 18, 19 दे रखा है, 15 का नहीं दिया,
तो 40 से 60 हुई है 16 से 17 में, 40 से 60 हुई है, इसका मतलब 20 की वृद्धि हुई है 40 पर, 50% की वृद्धि हुई है 17 में। देखो अब देखो यहाँ से 18 में 17 से 18 में जाओगे तो 20 की वृद्धि हुई है किस पर, 60 पर। देखो 1/3 बनेगा, मतलब 33% के लगभग हुई है। आपको 50 वाली पूछी तो आपका यही ऑप्शन आ गया यहाँ से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2017। नेक्स्ट इसमें है कि 2015 से 19 के बीच बिजली की खपत में कितने % की वृद्धि हुई है। देखो 25 से 100 हो गई। देखो 15 से 19 के बीच में 25 थी खपत, ये 100 हो गई, तो 25 से 100 होगी, पहले 25 खपत थी अब 100 होगी। कितना गुना हुई है दोस्तों, आप बोलो 4 गुना हुई है, 1 से 4 होगी। तो जब भी आपको इस प्रकार निकालना हो 1 माइनस कर दिया करो, कितना अंतर है, 3 वृद्धि हुई है, और 100 से गुना कर दिया करो, 100% आ जाएगा, तो मतलब 300% इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी भी वैसे भी कर सकते हो, 25 से 100 हुई है, 75 की वृद्धि हुई है किस पर, 25 पर, गुणा में 100, ठीक है। 25 थी अब 75, ये 300 आ जाएगा। नेक्स्ट दी गई तालिका में क्या दिया हो दोस्तों, वर्ष 2016 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी। 2016 कहाँ, ये रहा। देखो 30 है, 30 जनसंख्या दे रखी है, लेकिन अब देखो ये 30 मिलियन में जनसंख्या, ये मिलियन है, इसको मैंने एम लिख दिया। अब इसने बोला है कि प्रति व्यक्ति, तो इसकी खपत कितनी है, 40 गीगावाट है, तो इसने बोला है 40 गीगावाट। इसने देखो गीगावाट को क्या लिखा है, 1 गीगावाट बराबर 100 मिलियन वोट, तो आप इसको 100 मिलियन वाट से गुणा कर दो, 100 मिलियन वाट, इसकी जगह गीगावाट की जगह मिलियन वाट लिख दिया आपने, 100 मिलियन वाट है 1 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति कितनी आएगी, 4000 मिलियन वाट आपके टोटल खर्चा हुआ, बिजली की खपत हुई, और 30 मिलियन लोग हैं, कितने वाट है, देखो 0 से 0 ये 133 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर आ जाएगा 133.33। नेक्स्ट एक ट्राइंगल है दोस्तों, तो आपको यहाँ से ए बी और सी का रेशियो निकालना है, क्या आएगा 1/2 1/3 ये रेशियो है, और 1/6, इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12, 2 छिक 12, 3 चौके 12, और ये कितना आएगा 6 दूनी 12, तो 6 और 4 10 और 2 12, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, और रेशियो में कितना है 12, निकालने किसकी, सी की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू निकालनी, 2 छिक 12, 6 से इसको काटा 30 डिग्री, ओके। नेक्स्ट एक निश्चित राशि का 8% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, 8 या 24%, और उसी राशि की 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल की साधारण ब्याज, तो 9 दूनी 18% का अंतर, या 96 रुपये अधिक दे रखा, तो इनका अंतर हो जाएगा कितना 96, कितना अंतर है 6% बराबर 96, कितना गुना हो गया 16 गुना, तो 100 की वैल्यू निकालनी है तो 16 गुना कर दो, 1600 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ ऊंचाई माध्य ऊंचाई, तो दोस्तों आप इसको, पहला तरीका ये है कि इनको गुणा करो, 120 ऊंचाई है, 3 व्यक्तियों की संख्या 3, मतलब 3 व्यक्ति ऐसे है जिसकी प्रत्येक की ऊंचाई 120 है, तो 360 हो जाएगी, 3 से गुणा करो, इनको गुणा करो, ठीक है। टोटल यहाँ पे इनका आएगा 13 चौके 52 520, 14 5 70 700 आ गया, 15 छिके 90 900 आ गया, 16 दूना 32 320 आ गया। इनको ऐड करो, इन व्यक्तियों की संख्या से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा, इसका एवरेज निकालना है। बाकी आप इसकी 140 मान सकते हो दोस्तों, ओवरऑल बीच वाली लगभग। इससे देखो कंपैरिजन करो, 120 कितना कम है -20, कितने व्यक्ति है 3 व्यक्ति, तो ये -60 हो जाएगा। फिर इसका कंपैरिजन करो 130 से, कितना कम है 130 से 140 से, जो एवरेज मान है -10, कितने व्यक्ति है 4, तो -40 हो जाएगा। 140 का 140 से करोगे तो 0 आने, इसको छोड़ दो, 140 से ये 10 ज्यादा है, कितने व्यक्ति है 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 60, 100 ये कितना ज्यादा है 20, कितने व्यक्तियों में 2 व्यक्तियों में, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। इनको काट दो आपस में, ये 0 हो जाएगा इनका डिफरेंस, इसका मतलब ओवरऑल आपका माध्य कितना आएगा 140। नेक्स्ट एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से वह कुछ दूरी हवाई जहाज से कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय करता है तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का 4/5 समय बचा लेता है और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। हवाई जहाज द्वारा तय की गई यात्रा में तय की दूरी बतानी है। ये सवाल दोस्तों क्या बोलता है, अच्छा सवाल बनाया हुआ इसना। देखो 360 किलोमीटर की दूरी है, 4 घंटे में टोटल हो रहा है, इसका मतलब 4 घंटे कब लग रहे हैं, जब इसमें क्या है 4 घंटे में टोटल टाइम ट्रेन भी ले रही है कुछ टाइम और एरोप्लेन भी ले रही है।
ये बात है इसके अंदर 360 किलोमीटर। अब इसमें आपको की पॉइंट देखना है क्या, यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय करता है तो वह रेलगाड़ी से तय की गई यात्रा में लगे समय का 4/5 समय बचा लेता है और अपने गंतव्य पर 2 घंटे में पहले पहुंच जाता है। अब बताओ, टोटल इसको 4 घंटे लग रहे थे जब ये दोनों से कर रहा था। जब ये एयर से करता है तो इसकी स्पीड निकालनी है अपने को, तो एयर से करेगा, ये कह रहा है कि सारी की सारी दूरी मतलब 360 किलोमीटर। अगर एयर से करता तो इसको 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब 4 में से 2 घंटे कम लगते तो 2 ही घंटे लगते, तो इसकी स्पीड कितनी आती दोस्तों, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात समझ आई क्या इतनी? ठीक है। आगे दिया है दोस्तों क्या कि ट्रेन और इसमें रिलेशन दिया है कि ट्रेन अगर दूरी तय करे और एरोप्लेन दूरी तय करे, तो ये कहता है ट्रेन देखो जितना समय लेती है, ये 5 घंटे लेती है ट्रेन जितनी भी दूरी तय करती है, तो ये 4 टाइम बचा लेगा जब ये एरोप्लेन से तय करेगी। एरोप्लेन तो 4 बचा लेगा मतलब 1 ही टाइम लेगा, तो ये टाइम का रेशो हो गया 5:1। कितना टाइम बच रहा है यहाँ से, ट्रेन से जा रहे हो तो 5 लग रहा है, एरोप्लेन से जा रहे हो 1 लग रहा है, 4 आप बचा रहे हो। इसका मतलब 4 की वैल्यू इसने दे रखी है 2 घंटे, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 आवर, आधा घंटा हो गया। यहाँ से ये आ गई 0.5 आवर, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.5 घंटे। क्या बात समझ में आई क्या? अब आप अंदाजा लगाओगे कि सर टोटल टाइम 4 घंटे था, इसमें से ट्रेन ले रही है 2.5 घंटे, इसका मतलब है एरोप्लेन कितना ले रही है, 1.5 घंटा ले रही है, 4 में से 2.5 माइनस कर दो, 1.5 घंटा ले रही है। तो ट्रेन की स्पीड आपने निकाल रही है 180, तो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 3/2 कर दो इसका, 90 9 या 27, तो आंसर आ जाएगा 270। नेक्स्ट ये सवाल दोस्तों वीडियो को रोक के करने की कोशिश करो, अच्छा सवाल है। इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखो मैंने ये आपके लिए लिखा है, देखो x प्लस 1/x दिया हो बराबर a दिया है, मान लो इसकी वैल्यू, तो एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र क्या होगा, a स्क्र माइनस 2 ये आएगा। अगर क्यूब निकालनी होगी तो a का क्यूब माइनस 3a करना होगा। ओके, दूसरा अगर माइनस दिया हो यहाँ पे तो आपको पूछेगा एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र बराबर क्या आएगा, तो a स्क्र प्लस 2 आएगा। देखो इसमें प्लस में जा रहे हो, प्लस से प्लस में, तो ये माइनस हुआ है। ओके, यहाँ माइनस से प्लस में जा रहे हो तो क्या हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस हुआ है। ओके, ये बात समझ आ गई। इसका क्यूब करोगे तो क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a होगा। और जब भी दोस्तों ध्यान रखना आपके पास चाहिए ये हो x माइनस 1 x हो बराबर a दे रखा हो, ये माइनस वाला दे रखा हो, चाहिए प्लस वाला दे रखे हो, आप यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र दोनों से निकाल सकते हो। देखो ये निकाल रखे आपने, निकाल लिए ना। लेकिन क्यूब वाले में देखो, आप इसमें अगर आपको प्लस वाला दिए तो ही आप ये प्लस वाला निकाल सकते हो, अगर माइनस वाला दिया तो ही माइनस वाला निकाल सकते हो। अगर प्लस वाला दिए माइनस वाला ये निकालना है तो आपको एक चीज और लगानी पड़ेगी। क्या चीज है, देखो माइनस एक्स माइनस 1/x बराबर a है, तो ये वैल्यू x प्लस 1/x चाहिए, तो कैसे निकालोगे, a स्क्र प्लस 4 ऐड करना है, इसका वर्गमूल करना है, ये आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्र प्लस 1/, मान लो ये दे रखा और आपको ये पूछा था, ये दे रखा और ये पूछा होता तो आपको ये करना पड़ता, पहले ये निकालते फिर इससे ये निकालते। अगर ये दे रखा हो प्लस का और माइनस निकालना हो तो a स्क्र माइनस 4 इसका रूट। देखो प्लस से माइनस में जा रहे हो तो माइनस करना है, और माइनस से प्लस में जा रहे हो तो प्लस करना है, बस इतना ही फर्क है। अब इस सवाल को करो, x की पावर 4 चाहिए तो क्या आएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर करो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पे बताओ, प्लस का 2 आएगा, क्या प्लस का 2 हो गया तो क्या आ जाएगा 27। अब पावर 4 में जाना है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 27 का स्क्वायर माइनस क्या करोगे 2 करोगे, तो 738, और माइनस 2 करोगे तो 727 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस इसलिए किया दोस्तों क्योंकि ये प्लस वाली चीज दे रखी है, देखो ये माइनस था इसलिए इसमें प्लस हो रहा था। नेक्स्ट ये दोस्तों नोट कर लेना, बोर्ड मास का रूल यूज करना है दोस्तों, सोल्व करो इसको, तो 3 तिया 9, 3 7 21, तो 7 7 49, ये 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 7 49 इंटू ये हो गया 5, और इसके ये देखो a स्क्र माइनस बी स्क्र है, तो इसको प्लस माइनस कर दो, a प्लस बी और a माइनस बी, 65 और 55 कितना हो जाएगा 70, 70 और 50 120, और अंतर कितना आएगा 10 का, ये हो जाएगा दोस्तों 1200। अब इनको गुणा करो, 12 5 60, 6 आएगा, 6 को इससे गुणा करो, 6 चौके 24 और 6 नी में 54,
तो 9 4 और ये हो जाएगा दोस्तों कितना 2। और भी है क्या? अच्छा नीचे 3 है ना कटने वाला, तो 3 से काटना है, तो 3 चौके 12 400 आएगा, 4 5 20 और 20 को इससे कर दो गुना, 49 दूना 98 जा रहा आंसर आ जाएगा इसका। ये मैं 3 इसमें छोड़ चुका था। नेक्स्ट, एक आयताकार आंगन 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। टाइलों की आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दे रखा हो, देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो आप 100 सेंटीमीटर कर लो ना इसको, तो कितना हो जाएगा 1800 और 72 सेंटीमीटर, 1872 सेंटीमीटर हो गया टोटल। ये लेंथ हो गई। विड्थ कितनी है चौड़ाई इसकी 1300 और 20 1320 हो जाएगी, ये सेंटीमीटर में हो गया। अब कहता है कि ये मान लो कोई आयताकार आंगन है या कोई भी कमरा है इस प्रकार, इसकी ये 1872 होगी, ये 1320 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। इसका जितना भी एरिया है ना 1872 इंटू कितना 1320, इसमें आपको टाइल्स लगानी है और टाइल्स मिनिमम होनी चाहिए। इसका मतलब टाइल्स क्या होनी चाहिए, टाइल्स सॉरी मिनिमम टाइल्स लानी है, मतलब संख्या में। मान लो आपको बोल दे कि 50 टाइल लानी है, आप बोलो कि सर 40 वाली बता दो, 40 टाइल ही लानी पड़ेगी, तो साइज बड़ा हो जाएगा ना। आपको बोला है, आपको देखो क्या निकालना पड़ेगा 1872 और 1320 का एच शेप निकालना पड़ेगा जब इस प्रकार है। तो मतलब टाइल का साइज मैक्सिमम होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए, तो एच शेप निकालना है। इसका एच शेप निकालना आसान नहीं है अंतर करके, तो आप क्या करो, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग विधि से इसका निकाल लो। एक बार जाएगा 1320 हो गया, बचेगा कितना 2 5 और ये आ गया दोस्तों 5। फिर इसमें ये अंदर ले आओ 1320, ये 2 बार जाएगा क्या, 2 बार गया, 2 2 4 10 2 5 10 और 1 11, बच गया 6 1 2 216। अब देखो 216 552 में फिर देखो कितना आएगा, 2 बार जाएगा तो 432 हो जाएगा, कितना बचेगा 0, ये हो गया 2, ये हो गया 120। फिर 216 में डिवाइड करो तो एक बार जाएगा 120 आ गया, कितना बचेगा 6 और ये हो जाएगा कितना 9, 96 बच गया। 96 है तो फिर 120 को अंदर ले आओ, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 24 बचेगा, 24 बच गया। फिर इस 96 को अंदर ले आओ, 24 चौके 96, देखो 0 आ गया था। जब तक 0 ना आए तब तक छोड़ना नहीं, ये 24 आपका क्या आ गया एच शेप आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एच शेप 24 आया, इसका मतलब 24 बाई 24 की आपको टाइल्स लगानी पड़ेगी इसके अंदर। तो मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज 24 बाई 24 की लगानी है। अब इसको काट दो, 24 8 24 7 168, 24 8 192, 24 7 168 और कितना बच गया, ये 19 बच गया, 24 8 सॉरी, तो ये कितना आएगा 12 और 7 19, तो 24 8 192 हो जाएगा। 24 से इसको काटो, 24 5 120, 24 5 120। अब देखो यहाँ पे 78 को 55 से गुणा करना है, तो 5 को गुणा करना है इकाई अंक से, 5 8 40 आएगा इकाई अंक, तो 0 वाला ऑप्शन होगा। और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो यही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है, एक विकिरण की लंबाई 80 है। दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है। अब यहाँ से आपको 1/2, एक विकिरण तो 80 है लेकिन दूसरा नहीं है, ये ज्ञात करना है। कैसे करोगे, आपके पास ये सवाल 2-3 बार आ गया दोस्तों। एक विकिरण आपको दे रखा है, मान लो ये 90 डिग्री पे काटती है, ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा क्योंकि 80 है विकिरण। 164 है, 4 से डिवाइड करो 41 आएगा, 41 आ गया यहाँ पे। तो 9 40 41 का ट्रिपलेट होता है, तो ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो 9 40 41, 9 ये तो 9 ये होगी, 9 9 18 हो गया, ये 18 आ गई, इसको काट दो, 9 9 8 72, मतलब 720 सेंटीमीटर आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट, 6 अंकों की संख्या है, 6 से डिविजिबल, ए सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ए का मान देखो 8 7 9 3 7 1। अब देखो 6 से डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 3, तो लास्ट संख्या है। पहली बात तो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होनी चाहिए, तो 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, ठीक है। 1 3 5 वो नहीं होगी क्योंकि विषम संख्या नहीं होगी, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, तो 2 से इसलिए ये संख्या होगी। अब इनमें से कौन सी होगी, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना हो तो आप देखो संख्या के अंकों को ऐड करो, ये तो 9 बनी गई, इसको छोड़ दो, तो 8 और 7 15, 15 और 3 18, ये बन गया, ये कट गया 3 से डिविजिबल, ये 7, तो 7 प्लस ए डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो ए की वैल्यू कितनी पुट करोगे, आप लोग सर पहले 2 पुट करेंगे तो बन जाएगा, देखो 9 में 3 का डिवाइड जा रहा है तो ये वैल्यू है।
इसके बाद देखो ये वैल्यू पुट करोगे ना 8, तो 8 और 7 15 बटे कितना आएगा 3, तो इसमें भी जा रहा है। तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, 2 और 8। तो अब देखो दोस्तों कौन सी वैल्यू इसने बोला है, एज सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो दोनों में छोटी कौन है, 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो आज की क्लास को मैंने बोला था ध्यान से देखना, अच्छे अच्छे सवाल आए हैं इसके अंदर, कंफ्यूज करने वाले। ठीक है, तो मैंने जहां तक संभव हुआ अच्छे से करवाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो दोस्तों, नीचे इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।